हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके एसएससी के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक वीडियो और करी थी और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था, ये आपको बताना है। सीपीओ 2009 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है दादा भाई नेहरूजी, एओ ह्यूम्स, फिरोज शाह मेहता या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो बात करें आईएनसी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी जो फॉर्मेशन की गई थी 1885 में एओ ह्यूम्स के द्वारा की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव भी एओ ह्यूम्स ही थे। तो बी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो, एओ ह्यूम्स जो थे ना वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उसके साथ साथ ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। इन्हीं के द्वारा एक ऑर्निथोलॉजी के ऊपर एक जर्नल जारी किया गया था और उस जर्नल का नाम था स्ट्रे फैदर्स। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन केबीसी में भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो और ये 50 लाख का क्वेश्चन था, हो सकता है एसएससी में भी पूछ दिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सीपीयूएसआई 2017 में क्वेश्चन ये पूछा था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एओ ह्यूम्स या फिर डब्ल्यूसी बनर्जी। आईएनसी का फॉर्मेशन किसने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अभी मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में एओ ह्यूम्स के द्वारा किया गया था, यानी कि सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। डब्ल्यूसी बनर्जी जो थे ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मुंबई में, वो भी इनकी अध्यक्षता के अंडर ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एओ ह्यूम्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सीजीएल 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, वह ऑर्थोलॉजिस्ट थे या फिर वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। इनमें से कौन सी चीज़ एओ ह्यूम्स के बारे में गलत है, ये आपको बताना है। अच्छा, अभी मैंने आपको चीज़ जो बताई उसी से आप आंसर इसका दे दोगे। अभी मैंने आपको बताया था इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी, तो ये एओ ह्यूम्स के बारे में बिल्कुल सही बात है, तो ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर। वह ऑर्थोलॉजिस्ट थे, अब मैंने आपको बताया ऑर्थोलॉजिस्ट थे। ऑर्थोलॉजिस्ट क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ये भी सही है। वो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, है ना, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, अभी मैंने आपको बताया था। तो डी भी जो है वो एओ ह्यूम से संबंधित है। बी में अगर आप देखो ना, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, ये जो है ये एओ ह्यूम से संबंधित नहीं है। एओ ह्यूम्स ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी थी, तो बी जो होगा ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी जो है वो एओ ह्यूम से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। एमटीएस 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा इसका सही आंसर। देखो, बात करें भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। स्वदेशी आंदोलन, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, ये 1905 में शुरू हुआ था, जब लॉर्ड कर्जनटन के द्वारा ये डिक्लेयर किया था कि अब बंगाल जो है वो 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा, एक होगा ईस्ट बंगाल, एक होगा वेस्ट बंगाल। जब ये डिक्लेयर किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसमें आपको पता ही है जो विदेशी जो सामान था उसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया था भारतीयों के द्वारा। ठीक है, तो बी जो है वो गांधी जी से संबंधित नहीं है। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1919 में, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के लगभग में, ये भी गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया था। बी स्वदेशी आंदोलन का जो संबंधित है वो गांधी जी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। CHSL 2012 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है तरकीश खलीफा, आगा खान,
मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। एक्चुअली आपको ये बताना है कि जो खिलाफत मूवमेंट से पहले किसका अपमान हुआ था जिसकी वजह से इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखो इसका जो सही आंसर है ना, वह है ऑप्शन नंबर ए, तुर्किश खलीफा। इन्हीं का अपमान हुआ था खिलाफत मूवमेंट से पहले, जिसकी वजह से इस खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, देखो ये जो ऑटोमन एम्पायर थी, ठीक है, उसको किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। ऑटोमन एम्पायर जो थी वो तुर्किश टाइप के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। और जो ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान हुआ करते थे ना, उन्हीं को खलीफा या फिर तुर्किश खलीफा कहा जाता था। और ये जो होते थे पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान थे उनके ये लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर्स ये हुआ करते थे। अब क्या था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो लड़ा गया था, उस ये दो पावर के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ थी एलाइड पावर और एक तरफ थी सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में ऑटोमन एम्पायर थी, ठीक है, इसके साथ साथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया थी। एलाइड पावर में आपके ब्रिटेन था, इसके साथ साथ फ्रांस, जापान, रशिया और इटली भी था। अब इस वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जीत होती है एलाइड पावर की और सेंट्रल पावर को इसमें हार का सामना करना पड़ता है। अब फिर जो जीता है वो अपनी शर्तें मंगवाएगा ना, जो हारा है उसको उससे। तो फिर उसी तरह से ये डिसीजन एलाइड पावर के द्वारा लिया गया था, क्योंकि ट्रीटी साइन हो रही थी। उसमें उस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था कि ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, जिसके जो सुल्तान थे वो खलीफा हुआ करते थे, इस ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा जाएगा। और कुछ जो क्षेत्र हैं जैसे कि पैलेस्टीन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इजिप्ट, इन सबको एलाइड पावर के अंडर पे ले लिया जाएगा। अब इन सारी एरिया जिनका नाम मैंने आपको बताया कि एलाइड पावर इनका कंट्रोल ले लेगा, उसमें कुछ इस्लाम से संबंधित कुछ होली प्लेसेस, कुछ धार्मिक स्थल भी थे। अगर ये सारी जगहें एलाइड पावर के पास चली जाती तो ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान यानी कि जो खलीफा हैं उनका कंट्रोल इन क्षेत्रों पर से चला जाता। और इसी के खिलाफ कुछ आंदोलन जो है मुसलमानों के द्वारा शुरू किए गए थे और कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट इस आंदोलन से संबंधित सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1919 में भारत में हुई थी। किसके संग हुई थी इसकी शुरुआत, देखो खिलाफत मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो भारत में चल रहा था उसी के साथ में ये शुरू हुआ था। तो ये जो होगा ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब तुर्किश खलीफाओं का जब अपमान इस वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जब संधियाँ हो रही थी उस दौरान किया गया था, उसी के बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तानी नाम, जो पाकिस्तान का जो नाम है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये आपको बताना है। CHSL 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खान या फिर चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, देखो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। अब देखो क्या हुआ था कि जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में, उस दौरान जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई थी तीसरी वाली, उसके बाद जो मुस्लिम लीग जो थी उसके द्वारा उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी डेलीगेट प्रेजेंट थे उनके बीच में एक पैम्पलेट बांटा गया था। और उस पैम्पलेट में जो हेडिंग थी वो थी नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, उस पर ये लिखा हुआ था। अब इसी पैम्पलेट में पहली बार एक नाम था और वो नाम था पाकिस्तान। और इस पैम्पलेट को किसके द्वारा लिखा गया था, इस पैम्पलेट को आपके चौधरी रहमत अली के द्वारा ही लिखा गया था। तो पाकिस्तान को जो नाम है वो सबसे पहले इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सामने आया था एक पैम्पलेट के ऊपर जिसका नाम था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। और इस पैम्पलेट को चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। वो कौन सा कहाँ पे हुआ था वो सेशन, ये आपको बताना है। SSC CPO 2010 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या फिर हरिपुरा में। तो 1916 में जिस सेशन में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ आए थे वो सेशन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है।
देखो, ये सेशन आपका सी लखनऊ में हुआ था 1916 में। और क्या था ना, इन दोनों के एक संग आने का रीज़न, देखो वैसे ये जो सेशन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसको जो है मुस्लिम लीग के द्वारा भी अटेंड किया गया था। अब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ इसलिए आए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर ये लोग साथ नहीं आएंगे तो ब्रिटिशर्स इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं करेगा। और इन दोनों को साथ में लाने का काम जो किया गया था, कहा जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, वो दोनों कांग्रेस के भी मेंबर थे और ये मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ज्वाइन करी थी, और 1906 में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी। कांग्रेस को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 ईस्वी में छोड़ा था। अब ये काम किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों को संग लेके आए थे, इसलिए सरोजिनी नायडू ने उनको कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हैं। ठीक है, उस समय ये चीज़ मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कही गई थी, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 का एक क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन का आंसर वही है, क्वेश्चन पूछने का ढंग इन्होंने बदल दिया। ठीक है, अब ये नहीं है कि सेम का सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से उठा के एसएससी पूछ देगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा प्रिपेयर कीजिए जब भी आप एसएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आंसर वही है। कौन से सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम एक साथ आए थे? तो वो था 1916 का लखनऊ सेशन। और इस सेशन को इस सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखो, इस सेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी अंबिका चंद मजूमदार। ये नाम भी आप याद रखिएगा। 1916 का जो लखनऊ सेशन था उसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार के द्वारा की गई थी। ये वही सेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे, और साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट ग्रुप थे, कांग्रेस में थे ना 2 ग्रुप, इन दोनों का भी मिलन भी इसी सेशन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? एसएससी एफसीए 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। आपको वो सेशन बताना है कांग्रेस का जो हुआ था जिसमें कांग्रेस जो है वो नरम और गरम दल इन दो गुटों में बट गई थी, और ये इनके बीच में जब पड़ा था वो कौन सा सेशन था ये आपको बताना है। देखो, कांग्रेस में जैसे मैंने आपको बताया 2 गुट बन गए थे, एक था एक्सट्रीमिस्ट का, एक था मॉडरेट का। ठीक है, अब मॉडरेट का तरीका था अलग काम करने का, और एक्सट्रीमिस्ट का जो तरीका था वो अलग काम करने का था। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे वो यही चाहते थे कि वो सेल्फ रूल हो, अलग इनकी गवर्नमेंट हो, और जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो मॉडरेट थे वो ये चाहते थे कि वो जो गवर्नमेंट हो वो ब्रिटिशर्स के साथ ही बना कर ही वो चलाए। दोनों के तरीके का काम करने का तरीका अलग था, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, और इसी आइडियोलॉजी डिफरेंस की वजह से इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। अब 1905 का कौन सा होता है? 1905 में आपका बंगाल का विभाजन होता है। तो उस समय जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि भैया इनके इतने प्रोटेस्ट करने के बावजूद, प्ली प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी बंगाल का डिवीज़न हो गया है। ठीक है, तो यानी कि इनके जो काम करने का तरीका नहीं है। और फाइनली 1907 में ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों ग्रुप के बीच में इतना बढ़ गया था कि जो 1907 का जो सूरत का सेशन हुआ था उस दौरान जूते चप्पल भी जो है इस सेशन में चलने लग गए थे। और जब ये 1907 का जब ये सेशन के दौरान ही एक मीटिंग होती है मॉडरेटर्स के बीच में, और उन मॉडरेटर्स के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि इन एक्सट्रीमिस्ट को अब कांग्रेस से बाहर करने का समय आ गया है, अब इनको इस सेशन के बाद कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो 1907 का जो कांग्रेस का सेशन था उस सेशन के दौरान नरम दल के द्वारा यानी कि मॉडरेटर्स के द्वारा गरम दल को यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। और ये दोनों जाकर कब मिले थे वापस? 1907 में तो अलग हो गए थे। ये दोनों ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ये दोनों के दोनों ग्रुप जो हैं वो
1916 का जो लखनऊ का सेशन था, अभी मैंने जिसके बारे में बताई थी ना बात, कि जिसमें मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है साथ आए थे, इसी सेशन के दौरान इन दोनों ग्रुप्स का, नरम दल गरम दल कह लो या फिर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कह लो, ये दोनों के दोनों जो है साथ फिर से आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यवर्गीय मार्गी और चरमपंथी में किस वर्ष में हुआ था? तो मध्य मार्गी यानी कि नरम दल, चरमपंथी यानी कि गरम दल, या फिर इनको आप कह लो एक्सट्रीमिस्ट, और मध्य मार्गी यानी कि आपके मॉडरेटर। ठीक है, किस वर्ष में विभाजन हुआ था? अभी मैंने आपको बताया ना, 1907 का जो सूरत का जो सेशन हुआ था, इस सेशन के दौरान ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, या फिर आप कह रहे हो मध्य मार्गी और चरमपंथी के रूप में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यस्त करें। CPO-SI 2017 का क्वेश्चन है। अब ये जो घटनाएं हुई है ना, उनको किस ऑर्डर पर हुई है, उस ऑर्डर पे अरेंज करना है। तो देखो, चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था आपका 1917 में, ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा भारत में। बंगाल विभाजन ये हुआ था 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 1919 में। अब यानी कि क्या होगा ऑर्डर होगा 213। 213 कहाँ पर है? 213 C में, तो C जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था, ये आपको बताना है। ये तो सबको बताओगे इसका आंसर। दो बार ये पूछा गया था, एक बार CHSL 2015 में पूछा गया, एक बार CGL 2015 में ही पूछा गया था। ऑप्शन है जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेल्सले या फिर ऑर्थर वेल्सले। तो क्या है इसका सही आंसर है? देखो, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर। जनरल डायर ने तो ऑर्डर दिया था, है ना। देखो क्या हुआ था ना कि रॉवलेट एक्ट 1919 आया था, और उस रॉवलेट एक्ट के दौरान उसमें एक प्रोविज़न ये था कि अगर ब्रिटिशर्स को किसी के ऊपर शक हो रहा है तो वो उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल सकते हैं। बहुत गंदा प्रोविज़न था ये, और इस प्रोविज़न को यूज़ करते हुए ब्रिटिशर्स ये करने भी लग गए थे। अब इसके खिलाफ आंदोलन चले थे, और इसी दौरान कहा जाता है कि अमृतसर में जो दो बड़े लीडर थे, जिनके नाम थे जिनके नाम थे सैफुद्दीन किचडी और डॉक्टर सत्यापाल, इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इन्हीं की गिरफ्तारी के प्रोटेस्ट के तौर पे और रॉवलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। अब जब ये लोग इकट्ठा हो रहे थे, जब अंदर आते हैं, तब जनरल डायर, ये जो जनरल डायर है, जो ब्रिगेडियर है, इनके द्वारा ऑर्डर दिया जाता है फायर, और वहाँ पर जितने भी निहत्थे लोग थे जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियों की बरसात होने लगती है। और कहा जाता है कि इस दौरान करीबन 300 से 400 लोग वहाँ शहीद हो गए थे, और 1200 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। हैं, तो ये ऑर्डर किसके द्वारा दिया था? जनरल डायर के ही द्वारा किया था। इसलिए इस जलियांवाला हाथ से जो संबंधित जो ब्रिगेडियर थे वो आपके जनरल डायर ही थे। और बड़ी कहता है ना कि वैसे तो बड़ी इज्जत की गई थी, जब ये यहाँ से तो इनको भेज दिया गया था वापस, कि यहाँ से निष्कासित हो गए, ऐसे भेज दिया गया था। जब ब्रिटेन पहुँचे वहाँ पर इनका बहुत स्वागत किया था जनरल डायर के द्वारा, और कहा जाता है 1927 में बड़ी बुरी मौत ये बड़े मरे थे। वो कहता है ना कि फल मिलता है आपको जो आप कर रहे हो, उसी का फल इनका नतीजा था इनका। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निर्दयता का शिकार हुए थे? CHSL 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन थे रोलेट एक्ट, मिंटो मॉडल सुधार, साइमन कमीशन या फिर पिट्स इंडिया एक्ट। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय जब इनको डंडे पड़े थे पुलिस के, और उसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई थी? वो कौन था जिसकी अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? देखो, वो कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, जो 1927 में भारत आया था। एक्चुअली ये भारत आए क्यों थे, ये साइमन कमीशन क्यों आया था भारत? देखो, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको रिव्यू करने के लिए आए थे, और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स ये लाने वाले थे भारत में, उसी के लिए ये भारतीय उस समय आए थे, जो साइमन कमीशन ने उस समय आया था।
इसमें सबसे ख़राब बात इस साइमन कमीशन की ये थी, अरे भैया देखो, आप भारत आ रहे हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भारत के लिए बनाने हैं। अब जो भी वो कमीशन होगा उसमें कम से कम एक भारतीय तो होना चाहिए ना। अभी साइमन कमीशन आया था उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डिस्कस करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, और कर वो भारत के लिए। और उसी कमीशन में एक भी मेंबर भारतीय नहीं था जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को डिस्कस इनके संग करता। और यही रीज़न था साइमन कमीशन का बहिष्कार उस समय भारत में हो रहा था। और इसी के बहिष्कार करने के दौरान लाला लाजपत राय को लाठी पड़ती है, और इसी लाठी पड़ने के कारण जो उनको घाव मिले थे उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता 1932 किन किन के बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। CGL 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है नेहरू और अंबेडकर के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में, मालवीय और अंबेडकर के बीच में, या फिर गांधी और नेहरू के बीच में। देखो, पूना समझौता जो कि पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, वो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना, उसमें गांधी जी भी गए थे, और अंबेडकर तो तीनों की तीनों राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा अटेंड की गई थी। क्योंकि अंबेडकर उस समय जो है ना, जो भी डिप्रेस क्लास थी, जो भी दलित क्लास थी, उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे अंग्रेजों से। तो इन्होंने तीनों की तीनों जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो अटेंड की थी। गांधी जी ने केवल सेकंड की थी, और सेकंड को अटेंड करके जब वो वापस आए थे, वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खुश नहीं थे। और जब ये वापस आते हैं, इनके द्वारा दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2 शुरू कर दिया जाता है। अब जब ये शुरुआत होती है तो अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है, और गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया था, वहाँ पे बंद कर दिया गया था। अब अंबेडकर, मैंने आपको जैसे बताया, डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, ठीक है। जिस तरह का इलेक्टोरेट 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया था, उसी तरह का इलेक्टोरेट ये भी डिप्रेस क्लास के लिए मांग रहे थे। और उस समय जो पीएम थे ब्रिटेन के, जो रामसे मैकडोनल्ड, उनके द्वारा इनकी मांग को पूरा किया जाता है। और जो कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किए गए थे, उसमें एक ये भी कहा था कि इन डिप्रेस क्लास को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ऑब्वियसली गांधी जी इससे बिल्कुल खुश नहीं थे, और वो इसके प्रोटेस्ट के तौर पे पुणे की यरवदा जेल के अंदर ही आमरण अनशन पर बैठ गए थे। अब जब ब्रिटिशर से ये मांग की जाती कि भैया गांधी जी तो अनशन में बैठ गए, आप इसको वापस लो, जो भी आप कम्युनल अवार्ड या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट जो आपने डिप्रेस क्लास को दिया है। तो अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया था कि देखो, ये मांग जो की गई थी अंबेडकर के द्वारा की गई थी, तो आप अंबेडकर के पास जाओ, अगर वो वापस देने से तैयार हो जाते हैं तो हम ये कम्युनल अवार्ड वापस ले लेंगे। अब सारा प्रेशर था अंबेडकर के ऊपर। जब गांधी जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो अंबेडकर उनसे मिलने के लिए यरवदा जेल में जाते हैं, और वहीं कम्युनल अवार्ड यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको वापस लेने के बदले में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। उसी पैक्ट को हम पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता 1932 के नाम से जानते हैं। इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है तो आप आंसर दे सकते हो। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में ही पूना पैक्ट समझौता 1932 ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश 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 के बीच में हुआ था। CGL 2017 में कभी ये क्वेश्चन पूछा है, तो किन किन के बीच में हुआ था पूना पैक्ट? देखो, ज़्यादा डिटेल में हम अब नहीं जाएंगे। ये हुआ था आपके BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। तो डी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? CPO 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन है जॉर्ज यूले, विलियम वेदरबर्न, A.O. ह्यूम्स या फिर हेनरी कॉटन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अध्यक्ष लिखा है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। पहले अध्यक्ष तो आपके WC बनर्जी थे। अब पहले अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पे पूछा गया था। अंग्रेज मैंने शायद मिस्टेक होगी तो अंग्रेज यहाँ से छूट गया। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके जॉर्ज यूले।
और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन, नहीं चौथा अधिवेशन जो हुआ था, जो अहमदाबाद में हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जॉर्ज यूले ही पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? एसएससी मैट्रिक लेवल 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बंगाल विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए संघर्ष के दौरान, या फिर 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो अगर बात की जाए होम रूल लीग की, इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन्होंने अलग अलग अपने होम रूल लीग की जो है शुरुआत की थी 1916 में। और ये टाइम कब था? ये टाइम था आपका प्रथम विश्व युद्ध का दौरान। तो 1914 और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था ना, तो इसी दौरान होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। किस किस के द्वारा? अभी नाम बताया मैंने आपको, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन है मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, या फिर हकीम अजमल खान। तो क्या है इसका सही आंसर? देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो शुरुआत की गई थी ना, ये की गई थी आपकी 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने भी आपको बताया 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ज्वाइन किया था। अब इसकी शुरुआत या फिर स्थापना जो की गई थी आगा खान के द्वारा की गई थी। तो सी जो है ना, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक तो आगा खान थे और एक थे आपके नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान, इन दोनों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906। 1905 नहीं, अभी मैंने 1905 कह दिया था शायद, 1906 ईस्वी में। और इसी साल मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो ये मुस्लिम लीग थे उसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये आपको बताना है। सीपीयू एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1900, 1905, 1906 या फिर 1902। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। किस किस के द्वारा की गई थी? आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है एम ए जिन्ना, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या फिर वीपी मेनन। तो विभाजन परिषद के जो अध्यक्ष थे वो आपके माउंटबेटन थे। ठीक है, तो बी आंसर आप बिल्कुल सही याद रखिएगा कि माउंटबेटन जो थे वो विभाजन परिषद के पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष थे केवल। पहला चल रहा है तो पहला ही मुंह से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? सीजीएल 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है, वे समझते थे कि यह मात्र एक दिखावा है, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणा वाले थे, या फिर वो भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करते थे। आपको ये रीज़न बताना है कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा था। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि साइमन कमीशन ये आया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स जो चाहिए थे ना भारत को, उसको डिस्कस करने के लिए ये भारत आए हुए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ये भारत का डिस्कस करने आए, भारत में आए हैं। और इस कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। कम से कम एक भारतीय मेंबर तो होता जो भारतीयों को इस कमीशन में रिप्रेजेंट करता। और यही कारण था कि जो भारतीय थे, जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, वो इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि सारे के सारे सदस्य इसमें अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और जबकि ये क्या मैंने आपको बताया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, उसी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ये पहुँचे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है रोलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल विभाजन या फिर साइमन कमीशन।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो 1928 या 27-28 की बात करें तो उस समय साइमन कमीशन आया हुआ था भारत। ये भारत में इसलिए आया था कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए ये आए हुए थे। और ये आए तो थे भारत में संवैधानिक व्यवस्था सुधारने, पर इस कमीशन में कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। मैंने अभी आपको रीज़न बताया, यही रीज़न था जिसके लिए साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध यहाँ भारत में किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। भारत सेवक समाज कह लो या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नेहरू। तो भारत सेवक समाज या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को की गई थी और इसकी शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, इतना भी याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी या फिर आप भारत सेवक समाज, अभी मैंने आपको बताया था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी या फिर भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। CGL 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है GK गोखले, MG राणाडे, BG तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल। अभी बताया मैंने आपको, GK गोखले जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, इन्हीं के द्वारा 1905 12 जून 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी या फिर आप कह लो भारत सेवक समाज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, ये आपको बताना है। SSC DO 2008। ये साबरमती आश्रम वही है जहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी, नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, ये वही साबरमती आश्रम है। अब इसकी स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है। देखो इसकी स्थापना जो की गई थी ना, वो 17 जून 1917 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो बी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अभी आपको मैंने बताया साबरमती आश्रम ये वही आश्रम है जहाँ दांडी मार्च जब हुआ था उसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी। ये वही साबरमती आश्रम है। और ये दांडी मार्च क्यों शुरू किया था, वो नमक सत्याग्रह के लिए है ना। नमक कानून जो था ब्रिटिशर्स का, उसको तोड़ने के लिए ही तो वो दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, है ना। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे, कल कवर कर लेंगे, ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं। मिलते कल की वीडियो में, टिल देन बाय बाय।